नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम जानेंगे 19 नवंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड के दोनों शिफ्ट में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न, जो कि आपके ईवीएस के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्नों की आपकी आने की संभावना है। आज इस वीडियो हम सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, आपको लास्ट तक सेशन यानी वीडियो को जरूर देखना है। पहला प्रश्न आपका आया हुआ था कि राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं। यह प्रश्न आपको एमपी टेट 2024 में पूछा गया है 19 नवंबर को। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, आप देख सकते हो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको क्या है हो सकता है रिपीटेड प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया हुआ था कि झाड़ियों में अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी। तो झाड़ियों में अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी, जो इसका जो ऑप्शन नहीं है साथियों मेरे पास, लेकिन इसका जो ऑप्शन बताया जा रहा है क्या है, डब राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो झाड़ियों में अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा हो जाता है, डब। अब हम डब के बारे में बात करते हैं। डब की क्या विशेषता है, यह कहाँ पर घोंसला बनाता है, तो कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ में अपना घोंसला बनाता है। इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप क्या आंसर लगाओगे, डब आंसर लगाना है। ठीक है, तो वो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है या मेहंदी के पेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है, तो डब आपका बनाता है। ठीक है, याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा तो आप डब को टिक करोगे। ठीक है साथियों, अन्य पक्षियों के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ पक्षी अन्य हैं जहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न जैसे आ सकते हैं। आगे भी हम कई और भी प्रश्न आपके ईवीएस के अंतर्गत पूछे गए थे 19 नवंबर को। तो हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखते रहिए। सभी प्रश्न डिटेल में होंगे साथियों, तो लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, तो कोआ कोआ क्या है, कोआ पेड़ की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। यहाँ से प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, यदि प्रश्न आता है डव यानी पाक्ता, तो पाक्ता के बारे में अभी मैंने बताया था आपको। तो पाक्ता क्या है, ये रहा आपका पाक्ता। तो ये नागफनी के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं गौरैया की। गौरैया छतों, घरों की छतों, बालकनियों और अन्य संरचनाओं में अपना घोंसला बनाती है। यहाँ से आपको ये क्या है, लाइनें अच्छे से याद रखना। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कबूतर की बात करते हैं, पुराने घरों में, ठीक है, परित्यक्त भवनों में घोंसला बनाता है। ठीक है, जितने भी पुराने मकान होंगे वहाँ पर कौन घोंसला बनाता है, तो कबूतर आपका घोंसला बनाता है। ठीक है, सभी ने देखा होगा, आप सभी ने देखा ही होगा कबूतर तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बारबेट या कॉपर स्मिथ। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बारबेट और कॉपर स्मिथ वाला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है। ठीक है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार से। तो बारबेट या कॉपर स्मिथ पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कटफोड़वा बोलते हैं। ठीक है, कटफोड़वा भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। दार्जिन नाम की चिड़िया है, झाड़ी पर 2 पत्तियों को एक साथ सिलाई करके घोंसला बनाती है। जो 2 पत्तियां होती हैं आपकी, पत्तियों को क्या करती है, इस तरह से सिल करके अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, दोनों पत्तियों को आपस में सिल करके क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। कौन, दर्जी चिड़िया, इसे बोलते हैं दर्जी चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटका हुआ घोंसला बनाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है साथियों, रॉबिन की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर पेड़ की निचली शाखाओं या कभी कभी शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है, रॉबिन। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बीवर बर्ड की। ठीक है, तो बीवर बर्ड क्या है, घास के तनों और अन्य पौधों जैसे रेशों का उपयोग करके अपना घोंसला बनाता है। जैसे रेशों, तने, घास के तने, रेशों का उपयोग करके कौन घोंसला बनाता है, तो आपका बीवर बर्ड हो जाता है। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारे पॉइंट क्या है, आपके महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न आगे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साथियों, पेड़ की टहनियों में लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो पेड़ की टहनियों में लटकता कौन, बया। बया चिड़िया होती है ना आपकी, तो ये लंबा लंबा सा ऐसा घोंसला बनाती है, पेड़ की टहनियों में लटकता हुआ घोंसला बनाती। कौन बनाती है, तो आपकी बया बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे। सनबर्ड होता है आपका, छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं में लटका हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं में लटका हुआ घोंसला बनाता है कौन, सनबर्ड। ठीक है, इन सभी पक्षियों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। और सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 टोटल। ठीक है, किस तरह के होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, याद रखेंगे कुल कितने चरण होते हैं, तो 12 चरण होते हैं। अच्छे से आपको
याद रखना। हो सकता है आगे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे तो बनेंगे। जैसे योग के जनक कौन है, ठीक है, तो योग के जनक कौन हो जाते हैं आपके, तो योग के जनक आपके हो जाते हैं महर्षि पतंजलि, योग का जनक या पिता माना जाता है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से आपका सीधा सीधा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका योग से प्रश्न जब पूछा है तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आगे शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उन्होंने योग सूत्र की रचना की, इसको भी याद रखेंगे। योग के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है आपको योग की जानकारी, ठीक है। वेदों से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग की ये जो जानकारी होती है वो कहाँ से मिलती है, तो या आपकी जानकारी मिलती है कहाँ से, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। योगिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों के बीच योग का पहला प्रसार किया था। तो जो योग का प्रसार हुआ है कहाँ से हुआ है, तो भगवान शिव ने किया है, ठीक है। याद रखेंगे भगवान शिव के द्वारा योग का प्रसार किया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी योग दिवस कब मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था, आपका 21 जून को मनाया था, ठीक है। यहाँ से आपसे सन पूछी जा सकती है, तो इसे आपको याद रखना, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको महत्वपूर्ण दिवस वाला सेशन करवाया हुआ है। आप यदि आपने अभी तक दिन यानी महत्वपूर्ण दिवस पर्यावरण से संबंधित याद नहीं किए हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल पर ही वो क्लास देखने को मिल जाएगी। तो अच्छे से क्या करना है, आपको जाना है, और जैसे ही आप देखोगे तो आपको, ठीक है, ऊपर ही वीडियो में आपको क्या है क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थंबनेल पे लगा मिल जाएगा आपको पर्यावरण के महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। उसे आपको अच्छे से एक बार से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पर्यावरण से संबंधित दिवस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो, एलिसा टेस्ट परीक्षण, ये प्रश्न मैंने अभी अभी रिसेंटली यानी 2 दिन पहले ही करवाया हुआ था, ठीक है साथियों। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है। तो एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ये HIV की, ठीक है, एडिस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, देखो एंजाइम, इसका जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनो ऐसे होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। परीक्षण शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थों जैसे उत्पादित रक्त में एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस परीक्षण के जरिए कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इस परीक्षण के जरिए, तो एलिसा टेस्ट परीक्षण के द्वारा हम कई तरह की बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे HIV, ठीक है, जो आपको एडिस HIV हो जाता है जिसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। HBV का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। HCV का भी पता लगाते हैं, HTLV का भी इससे पता लगाया जाता है। लाइम रोग का पता भी किससे लगाया जाता है, एलिसा टेस्ट परीक्षण से लगाया जाता है, ठीक है। ये सभी आपको क्या है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिला था कि एलिसा परीक्षण किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, तो HIV के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी अभी मैंने रिसेंटली आपको करवाया था, मैं दिखा दूं, ये प्रश्न आपको मैंने करवाया है भोजन एवं स्वास्थ्य रोगों से संबंधित वाली क्लास में, ये मैंने प्रश्न करवाया हुआ था। HIV यानी एड्स की जांच के लिए किया जाता है तो एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, HIV यानी एड्स की जाँच के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न ये देखने को मिला था, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही 2 दिन पहले ही ये प्रश्न करवाया हुआ था और आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है साथियों। तो यहाँ से आपको क्या है, ये वाली जो क्लास है भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता वाली, इसको क्या है आपको एक बार से जाकर पढ़ लेना। यहाँ पर आपको कई तरह के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रश्न मिल जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है, एक बार से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आप ही काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आपको इसे भी याद रख लेना, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गर्दन फूल की मोटी हो जाती है। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में अभी अभी यानी 2 दिन पहले यानी परसों के दिन पूछा गया था, ठीक है। यानी 18 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में पूछा गया प्रश्न है साथियों, मेरे ख्याल से। हो सकता है आगे पीछे भी पूछा गया, लेकिन ये पूछ लिया गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही प्रश्न ये करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ साथियों, इन्हें आपको अच्छे से एक बार से पढ़ लेना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और मैं आपको अपने YouTube चैनल पर इन प्रश्नों को करवा चुका हूँ, ठीक है साथियों। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, MP टेट क्वालिफाई करना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है MP यानी चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ठीक है। क्वालिफाई होना, कहाँ पर क्वालिफाई होना, चयन परीक्षा में, क्योंकि हम जब तक शिक्षक नहीं बनेंगे तो शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी चयन परीक्षा होगी ना, चयन परीक्षा में हमें क्या होना है, मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है। इसके लिए हमें 120 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी हमारा नाम चयन सूची में आ पाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपकी चयन परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम MP टेट से संबंधित ही लगातार क्लासेस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करने वाली हैं, ठीक है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है साथियों। तो DPT
वैक्सीन का उपयोग इन बीमारियों में किया जाता है। देखो डीपीटी का उपयोग किसमें किया जाता है? डिप्थीरिया, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, पी से काली खांसी, टी से टिटनेस, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, तीनों में किया जाता है किसका? डीपीटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपको सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। ये मैंने आपको रिसेंटली यानी 4 दिन हुए होंगे या 3 दिन हुए होंगे, ये वीडियो मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना। एक प्रश्न ये पूछा गया था, शरीर के विकास में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो शरीर के विकास के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कौन सा तत्व आपका सहायक हो जाता है? तो यह हो जाता है प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे आपको। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बच्चों की ग्रोथ का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है, ये बच्चों की जो ग्रोथ होती है ना, उसका सबसे अच्छा स्रोत है कौन? प्रोटीन, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। सोयाबीन में क्या है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, लगभग लगभग आपका 44% या 43% भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से ये याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन के कई स्रोत हैं, जैसे पशु उत्पाद, जैसे पशुओं से हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है? तो पशुओं के मांस से हमें प्रोटीन मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, दही से मिलता है, यकृत से मिलता है, ये सारे पशु उत्पादक हैं, ठीक है। अब पौधों से उत्पादित स्रोत कौन से पौधों से? तो सोयाबीन से हमें मिलता है, दालें होंगी, जितनी भी आपकी दालें हैं सारी प्रोटीन की भरपूर स्रोत होती हैं, जैसे चना है, मटर है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, राजमा है, ठीक है, लोबिया है। गेहूं से भी आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। मक्का है, बीनस है, फलियां हैं, नट्स यानी बीज, इन सभी से क्या है? आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप दालों को याद रखेंगे, बीजों को याद मत रखना, ठीक है साथियों। ये कार्बोहाइड्रेट के भी स्रोत होते हैं आपके, इन्हें आपको अच्छे से याद नहीं रखना है। तो इन्हें आपको याद रखना, सोयाबीन जैसे दालें, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, ये क्या है? सारी इनके अंदर क्या है? प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है, ठीक है। अन्य स्रोत हो गए जैसे मशरूम है, माइक्रो प्रोटीन हो जाता है आपका, अमरंथ है, मूंगफली है, मक्खन है, अमरूद है, इन सभी में भी आपकी प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है साथियों। तो मुख्य रूप से आपका हो जाता है मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, इनके अंदर क्या है? सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सोयाबीन में, ठीक है, 44% आपको ऑप्शन मिल सकता है, 43 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और 42 भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है? यदि तीनों ऑप्शन में दें तो 44 पे जाना होगा आपको, ठीक है। यदि 44 नहीं है तो 43, और 40 दोनों ऑप्शन नहीं है तो 42, ठीक है। आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं टिहरी बांध। देखो बांधों से भी आपको लगातार प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, तो मैंने बांधों से संबंधित एक वीडियो पूरा करवाया हुआ है, जिसमें हमने बांधों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। आप सभी को क्या करना है? बांध वाली क्लास को अच्छे से एक बार को देख लेना, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होने वाला है साथियों, ठीक है, मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। टिहरी बांध के बारे में आज पूछा गया था, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है, ये आपको याद रखना है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना हुआ है। यह भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आपको इसको भी याद रखना है, भीलंगना और भागीरथी और भीलंगना दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है, नदियों के संगम पर बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है, ठीक है, या 855 फीट, ठीक है, याद रखेंगे। यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, इतना नहीं गहराई में जाएगा, लेकिन जाएगा तो पूछ भी सकता है। यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, टिहरी बांध, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है साथियों। यही अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? हीराकुंड बांध की, ठीक है। तो हीराकुंड बांध है ओडिशा के महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है, इसको आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध, यह गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा दूसरा बांध है, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा बांध है, याद रखेंगे। कौन सा? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है आपके, ठीक है। भागर नागला बांध यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट बांध हैं साथियों। मैंने बांधों से संबंधित आपको एक अलग से क्लास करवाई है, उसे आपको देख लेना है, ठीक है। प्रश्न आपका पूछा था गन्ना उत्पादन में प्रथम देश है, तो गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा हो जाता है? आपका ब्राजील है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला प्रश्न आपका बनता है, भारत में गन्ना उत्पादन प्रथम स्थान है, तो भारत में गन्ने उत्पादन का प्रथम स्थान कौन सा हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। ऑप्शन में यदि उत्तर प्रदेश है तो आप उत्तर प्रदेश को सबसे पहले टिक मारोगे, ठीक है। यदि उत्तर प्रदेश रही है तो आप महाराष्ट्र को टिक मारो, क्योंकि नए डाटा के अनुसार आपका महाराष्ट्र हो जाता है और पुराने डाटा के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन प्रथम स्थान कौन सा है? तो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का
है जो जिसमें हम क्या है गन्ना प्रथम स्थान है किसका है तो नरसिंहपुर का। ठीक है, प्रथम प्रथम स्थान रखता है कौन, नरसिंहपुर आपका प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब प्रश्न बन जाता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है। इसकी स्थापना 16 फरवरी 1952 में हुई थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न यदि एग्जामिनर के दिमाग में गन्ना पूछा है तो हो सकता है गन्ने से संबंधित संस्थान अनुसंधान भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थापना भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को क्या है बारीकी से पढ़ लेना है, याद रखना है। ठीक है, तो 16 फरवरी 1952 को हुई थी यह संस्थान। गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने और नई किस्में बनाने के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, नई किस्मों के लिए। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका, गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कहाँ पर हो जाता है, तो यह आपका हो जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं पर्यावरण से जितने भी संबंधित संस्थान हैं उसकी भी मैंने एक अलग से क्लास करवाई हुई, जिसके अंदर आपको लगभग 30 प्रश्न मिल जाते हैं किसके, पर्यावरण अनुसंधान केंद्रों के। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं जितने भी आपके संस्थान हैं, जैसे आपका हो जाता है पक्षी अभ्यारण्य वगैरह सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं। कम से कम 30 से प्लस प्रश्न है उसमें, उसको आपको अच्छे से देख लेना, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो वाले सेशन में जाओगे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक वाइज सेशन, टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मिल सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है, शाजापुर में है। कहाँ पर है, शाजापुर में, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपका शाजापुर में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। तो प्रश्न आएगा गन्ना शोध परिषद शाजापुर में कहाँ पर है, तो शाजापुर कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, सारे पॉइंट यानी सारे बिंदु काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है सेशन को। उसके बाद में क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सारी बातें एमपी टेट से ही संबंधित करने वाले हैं। तिलहन की उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान रखता है हमारा भारत तिलहन उत्पादन में। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को आपको। ठीक है, सर्दी में त्वचा खुरदरी क्यों हो जाती है, तो बी कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या है, आपकी जो त्वचा है कैसी जाती, खुरदरी हो जाती है। बी कॉम्प्लेक्स के जो स्रोत हैं कौन कौन से हो जाते हैं आपके, जैसे अनाज हो गया आपका जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं अंकुरित अनाज की बात कर लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आपके हो गए, इनके सभी के अंदर क्या पाया जाता है, तो बी कॉम्प्लेक्स, जैसे मछली है, ठीक है, आदि, इन सभी में क्या पाया जाता है आपका, बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जैसे ठीक है, देखो विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन बी आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। टोटल विटामिन आपके कितने होते हैं, कुल विटामिन कितने हैं हमारे, तो कुल विटामिन हमारे 13 हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। विटामिन बी कितना है, तो विटामिन टी B1 B2 इस तरह से आपके कितने हैं, कुल मिलाकर 8 हैं, और बाकी विटामिन हैं तो सबको मिलाकर के आपके कुल विटामिन कितने हो जाते हैं, 13 विटामिन आपके कुल हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न और था, ये अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, तो हो सकता है इससे संबंधित भी अन्य प्रश्न बने, तो इन्हें आपको क्या है, जितने भी दिवस हैं मैंने पर्यावरण से संबंधित दिवस की क्लास एक अलग से करवाई हुई, इसे आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको सारे दिवस पढ़ने को एक साथ मिल जाते हैं, और एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो ये मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही करवाया हुआ है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किडबन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किडबन कहते हैं। किडबन विधि के माध्यम से क्या है कि दूध से दही बन जाता है। ठीक है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको अच्छे से एक बार से पढ़ के जाना है। ठीक है, एग्जाम में तो इसके अंदर जीवाणु पूछ लिया जा सकता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण क्या है, दूध से दही बनता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्लास में भी मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो किसी ने से कमेंट भी किया था, उसके अंदर मुझे नाम याद नहीं है। तो ये प्रश्न मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले सारे प्रश्न करवाए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या है, जितने भी वीडियो आपको रिसेंटली मिलती हैं उन्हें एक बार से, जैसे 5 6 7 वीडियो हैं, उन्हें आपको ज़्यादा टाइम के नहीं है, 20 से लेकर के 30 मिनट के बीच के वीडियो हैं, इन्हें आपको एक बार से अच्छे से देख लेना है। क्योंकि यहाँ से आपको नॉर्मली मेरा मानना ऐसा है कि 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 7 से 8 क्लासों में आपको 20 नंबर का डाटा मिल रहा है, तो आपको इन्हें क्या है अच्छे से एक बार से पढ़ लेना है। ठीक है,
ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? देखो, ओजोन से आपको लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने ओजोन के ऊपर कम से कम 30-25 प्रश्न करवाए हुए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उत्तर हो जाएगा ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो गैस आपसे पूछा जा सकता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके हो जाते हैं, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रयान 2 से आपका प्रश्न पूछा ही गया, तो चंद्रयान 2 के बारे में हम अच्छे से, तो साथियों बात करते हैं चंद्रयान 2 के रोवर में पहिए कितने थे? तो इसके पहिए में जो पहिया था, सॉरी साथियों, चंद्रयान 2 के रोवर में पहिए कितने थे? तो कितने पहिए थे आपके? पहिए थे आपके 6 पहिए थे, ठीक है साथियों। अब वीडियो बीच में साथियों रुक गया था किसी कारणवश से, तो मुझे नहीं बताया कहाँ पर वीडियो बंद हुआ है, तो मैंने यहीं से आपको दोबारा से स्टार्ट कर दिया, ठीक है साथियों। विश्व की सबसे बड़ी गहरी पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील हो जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? कैप्रिसियन सागर हो जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? सावर झील है। भारत की बात करता है तब के लिए प्रश्न है, जो राजस्थान के राज्य में स्थित है, ठीक है, राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील हो जाती है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाती है आपकी? तो चिल्का झील आपकी हो जाती है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, ठीक है। तो साथियों रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया था? तो श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे क्या है? लॉन्च किया था, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 M1 लॉन्च वाहन से इसे लॉन्च किया था, इसको भी याद रखेंगे। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के ने दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में लैंडर, यानी लैंडर का नाम क्या था आपका? रोवर लैंडर ने चंद्रमा पर उतरने की कोशिश की, लेकिन यह लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्या हो गया था? तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जो लैंडर था इसके अंदर कितने पहिए लगे हुए थे? 6 पहिए लगे हुए थे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहियों की संख्या पूछी जा चुकी है आपसे, कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे। देखो ज़्यादा डीप में जा रहा है आपको, तो सारी चीज़ों को आपको क्या है अच्छे से याद रखना होगा। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न आया था, ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से कुछ प्रश्न था साथियों। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित था, तो ऐसे था प्रश्न था, ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था। ईंधन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के लोग ईंधन का इस्तेमाल किस में करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कुछ प्रश्न था। तो ईंधन जैसे गोबर है हमारा, ठीक है, तो गोबर से उपले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपले, कंडे सभी जानते होंगे, बनाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिए हुए थे साथियों, तो यह आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है स्वच्छ भारत जैसे उज्ज्वला योजना से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने क्या है महिलाओं के लिए क्या कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई थी, ठीक है। ये योजना आपकी चलाई गई थी, ठीक है। जैसे महिलाओं के नेतृत्व में, किन के लिए चलाई गई थी? महिलाओं के लिए, ठीक है। तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इस योजना का ये स्लोगन है, स्वच्छ जीवन बेहतर ईंधन। ये स्लोगन आपको याद रखना है, ठीक है, नारा आपको याद रखना है। इसके साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री योजना यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, ठीक है। कहाँ से की गई थी? तो बलिया से इसका स्टार्ट यानी शुभारंभ किया गया था, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ईंधन के बारे में। तो हो सकता है महिलाओं के लिए जो योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण के लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1 मई 2016 को किया गया था। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है साथियों। तो साथियों सेशन यदि अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को क्या करना है? आपको लाइक कर देना है, ठीक है। और क्या करना है? सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम MP टेट से संबंधित क्लास लेकर आते ही रहेंगे। यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको आगे चयन परीक्षा की तैयारी करनी है, तब भी आपको क्या है
सारे यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है साथियों, क्योंकि आपको आगे भी हमसे काम पड़ने वाला है। यहीं तक आपका अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा सफ़र लंबा चलने वाला है, ठीक है साथियों। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को रिवीजन करके और अच्छा कर सकते हो। और भी मैं आपको बता दूं, क्विज भी मिल जाती है आपको। तो क्विज करने के लिए आपको क्या करना है, तो क्विज करने के लिए हमारे चैनल पर जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से आपको क्या है, क्विज वाले ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो जहाँ पर आपको क्या है, क्विज मिलती है। यहाँ पर क्विज के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, कम समय में अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हो, और सारे प्रश्न आपको हमारी क्लासेस से संबंधित होते हैं। तो जब आपको क्लास में पढ़ने को मिलेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस आपको क्विज के माध्यम से मिल जाती है, तो डबल काम हो जाता है। तो आपको क्या है, प्रश्न अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ईवीएस के अंदर आपको क्या है, खतरनाक खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें यदि आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, यानी 15, यानी मैं कह रहा हूँ 15, सॉरी, लगभग आपको 25 प्लस स्कोर करना है, ठीक है साथियों। यदि 25 प्लस स्कोर आप ईवीएस के अंदर ला पाते हो, तो ये मान लो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप यदि 25 नंबर लाओगे, तो आपका स्कोर कम से कम 120 के समथिंग जाने वाला है, ठीक है साथियों। क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में यदि आपके 26 यानी 25 नंबर आएंगे, तो ठीक है, आपका स्कोर कहाँ तक पहुँचेगा, 120 पर आप पहुँच जाओगे, ठीक है साथियों। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। तो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, झीलों के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी झीलें हैं, आपको याद रखनी है इनके बारे में, ठीक है। प्रश्न हो सकता है आगे एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। तो डल झील आपकी कहाँ पर हो जाती है, जम्मू कश्मीर में हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ब्लर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। बेनीराग झील आपकी जम्मू कश्मीर है। तीनों झीलें आपकी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में हो जाती हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सांबर झील आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में है। और पिछोला झील आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजसमंद झील भी आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो तीनों झीलें कहाँ पर हो जाती हैं आपकी, कौन कौन सी, सांबर झील, पिछोला झील और रामसमंद झील, ये कहाँ पर हैं आपकी, राजस्थान में हो जाते हैं, ठीक है। नैनीताल झील की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। देवताल झील आपकी उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु में हो जाती है। लोटक झील की बात करते हैं, मणिपुर में हो जाती है। क्योंकि झीलों से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चिल्का झील आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखेंगे, ठीक है। लोनार झील आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में हो जाती है। पेरियर झील आपके केरल में हो जाती है, ठीक है साथियों, ध्यान रखना है। अष्टमुडी झील की बात कर लेते हैं, तो अष्टमुडी झील आपकी कहाँ पर है, अष्टमुडी झील आपके केरल में हो जाती है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं हम अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।